फॉरवर्ड जी एनएफसी अवार्ड्स, और एनएफसी के बारे में नेशनल फाइनेंस कमीशन है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबरान जो होते हैं वो होते हैं जी आपके मिनिस्टर ऑफ जो फाइनेंस हैं फेडरल, वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। इसी तरह सूबाई जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजारत ख़जाना के जो वज़रा हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। और ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है ये क्या करता है कि ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंगस्ट दी प्रोविंसेस। फेडरेशन जो पैसे इकट्ठे करती है, फेडरेशन तो इतनी सा वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को वो रूल कर रही है ना, बाकी खर्चे और सब्जेक्ट्स जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्थ इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिसिंग जो है दीगर चीज़ें हैं वो, तब आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सूबों की तरफ भेज दी हैं। इवन टैक्सेशन भी सर्विसेज के ऊपर जो है 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास आया। तो अब जो पैसा फेडरेशन ने इकट्ठा किया वो इस्लामाबाद में नहीं लगाना, वो सूबों ने खुद लगाना है अपने लोगों के ऊपर, अपनी मर्जी से, अपने अंदाज में, अपने तरीके से। तो उसको आपने जो है वो क्या करना है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड करना है। इस वक्त जो है वो एक नए फार्मूले के तहत 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसने परसेंटेजेस निकाल ली हुई हैं। वो गूगल पे भी आप कर लेंगे तो अवेलेबल हैं कि जी वो क्या परसेंटेजेस हैं, पंजाब को कितने परसेंट मिलता है और क्या होता है। बेसिकली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए वो कमीशन बनाया गया। और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो उसने ये वेटेजेस मुख्तलिफ डिफ़ाइन की हैं कि जी किसी सूबे की पॉपुलेशन क्या है, उसके रेवेन्यू जनरेशन में क्या है, उसके जो हैं वो बैकवर्डनेस कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कितने रिक्वायर्ड हैं। तो वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का एक पूरा फार्मूला है, और उस फार्मूले के तहत एक वेटेजेस के साथ परसेंटेजेस डिफाइन कर दी गई हैं, और वो जितना भी टोटल उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको बांट दिया जाता है। अच्छा जी, एफबीआर का स्ट्रक्चर, एफबीआर का, हाँ जी, आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा, और वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा वो कैसे होगा, वो क्या करेगा, उसकी जेडीज क्या होंगी, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं या उसका एरिया ऑफ जो है फ्रेम ऑफ वर्क क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 160 के अंदर डील हो रही होती हैं। अच्छा जी, of the constitution है, everything that is done under the constitution or under any law that is not in conflict with the constitution। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है जी, एफबीआर का स्ट्रक्चर। एफबीआर का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, मैं आज रीशेयर भी कर देता हूँ उस डॉक्यूमेंट को। वो आप ये देख लीजिए कि एफबीआर जो मेन है अदारा, उसके दो मेन विंग्स हैं। एक जो विंग है, या नवीद आपने ना वो वॉइस एक चैट मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है जी। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है, इंट्रैक्शन से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम मेजर एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। अच्छा, आज का सेशन ज़रा मुख्तलिफ है, तो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे भी पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसमें क्या है जी, हम थे एफबीआर के स्ट्रक्चर पे। उसमें कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, दो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आउट ऑफ द 12 इन टोटल जो हैं, दे हैव एवरीथिंग टू डू विद एफबीआर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास दो ऑक्यूपेशनल सर्विसेज हैं, और ये रेवेन्यू डिवीजन ऊपर है। रेवेन्यू डिवीजन जो है वो उसका मिनिस्टर वही होता है आमतौर पे जो फाइनेंस का मिनिस्टर होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल असिस्टेंट लगा दिया जाता है रेवेन्यू के ऊपर। और पीछे हारून अख्तर खान साहब हुआ करते थे, और जो इस तरह से आपका स्पेशल असिस्टेंट है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को बेसिकली असिस्ट कर रहा होता है रेवेन्यू डिवीजन की हद तक, क्योंकि फाइनेंस डिवीजन अलहदा है, रेवेन्यू डिवीजन अलहदा है। इनके सेक्रेटरी जो रेवेन्यू डिवीजन है वो वही होता है जो एक्स ऑफिशियो जो एफबीआर का चेयरमैन लगा दिया जाता है। एफबीआर का चेयरमैन जिस दिन एफबीआर का चेयरमैन बनता है, चाहे वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से हो, कस्टम सर्विस से हो, या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या किसी और सर्विस से हो, उस दिन वो एफबीआर या इनलैंड रेवेन्यू या इनके जेल में नहीं रहता। इंस्टेड वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में ग्रेड 22 का या 21 का अफसर समझा जाता है, और एक मरतबा जब उसको इस सीट से हटाया जाए तो दोबारा उसको जूनियर पोजीशन नहीं दी जाती है, उसको सेक्रेटरी या सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कहीं पे लगा दिया जाता है किसी और डिवीजन वगैरह के अंदर, ठीक है। उसके नीचे मेंबरान है, एक मेंबर कस्टम्स है जो आईआर पॉलिसी का है, एक मेंबर आईआर पॉलिसी है, इसी तरह एक मेंबर आईआर ऑपरेशंस है। तो ये मुख्तलिफ तरह के मेंबर्स हैं। फिर मेंबर एडमिन, मेंबर एचआर, काफ़ी तरह के मेंबर्स हैं, आईटी वगैरह को भी देखने वाले हैं। अच्छा जी,
तो ये इस तरह से ना मुख्तलिफ वहाँ पे वो उसमें दिया हुआ है चीज़ें, चीफ़ कमिश्नर किसके अंडर आता है और किससे ऊपर होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद। बहरहाल जो आईआर पॉलिसी, आईआर ऑपरेशंस का जो मेंबर होगा, तमाम चीफ़ कमिश्नर्स उसके अंडर आ जाएंगे, और जो आपके आईआरएस के, और वो तमाम चीफ़ कमिश्नर्स को डायरेक्ट करेगा कि किस तरह से ऑपरेशंस को चलाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब जीएनपी और जीडीपी का जिक्र है। पहले नंबर पे जीडीपी होता है जी, किसी भी मुल्क की जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इन वन फाइनेंशियल ईयर जो प्रोड्यूस किए हैं आपने, उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है वो तमाम सर्विसेज जो बाहर से आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने जो आपके लिए किया, और जो आपके यहाँ पे फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर्स ने यहाँ से जो ले उड़े, वो उसका डिफरेंशियल आप जब इसमें से निकाल देंगे, यानी फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन अर्निंग्स, फॉरेन इनकम्स लेस फॉरेन जो भी आपकी यहाँ से पैसा रिमिट हो गया या एक्सपेंस आउट हो गया, वो उसका डिफरेंशियल निकाल दें तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। यानी उसमें आप अपनी नेशनैलिटीज़ जो आपसे पैसा ले गई और जो बाहर से यहाँ आ गया उसका डिफरेंशियल ऐड कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। रीजन और डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या होता है और कौन सा बड़ा अफसर होता है। बहरहाल जी, रीजन जो होता है ना वो कई डिस्ट्रिक्ट्स पे मिल के होता है। जैसे गुजरांवाला रीजन है तो गुजरांवाला रीजन के अंदर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, किसी ज़माने में वज़ीराबाद गुजरात वगैरह भी होता था, लेकिन अब वो क्योंकि ख़ुद में एक डिवीज़न और रीजन बन गया है। तो ये जो रीजन होते हैं ये बड़े होते हैं, इसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। मुल्तान रीजन जो है या मुल्तान डिवीज़न जो है उसके अंदर लोधरा, मुल्तान इटसेल्फ और दो दीगर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स भी उसके अंदर आते हैं। तो ये चीज़ है समझने वाली कि रीजन जो है वो बड़ा है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो उससे छोटा है। जी बिल्कुल, भी आड़ी भी आता है। अच्छा, अकाउंटिंग मेथड्स जो हैं, एक तो हम देखेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो दिए हुए हैं वो दो दिए हुए हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस है। अकाउंटिंग में भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग भी होती है और कैश बेसिस भी होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिक्वायर करता है कि जो भी कंपनी है, और वो वाली कंपनी नहीं सिर्फ जो 2017 के एक्ट के तहत या 1984 के ऑर्डिनेंस के तहत बनी हुई है, कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज एक्ट के तहत, वो कंपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन किया गया कि कंपनी क्या है, और उसके अंदर मुदारबा भी आ जाता है। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी दीगर ऐसी डेफिनेशन में चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि कंपनी की डेफिनेशन को एनहेंस कर लेती हैं। हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी जो है उसने एक्रूअल बेस अकाउंटिंग करनी है और कैश बेस अकाउंटिंग करनी है। दीगर तमाम ने, उनके पास ऑप्शन है, अगर वो चाहें तो वो एक्रूअल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वो तरीका सेलेक्ट करेंगे वो कमिश्नर को बताएंगे। क्योंकि इंटरव्यू इस वक्त हमारा इनलैंड रेवेन्यू का हो रहा है, इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड है, तो इसलिए हम टैक्स की डेफिनेशन को ही देखते हैं, वो वही है जो अकाउंटिंग में भी है। कैश बेस अकाउंटिंग क्या होती है कि आपने किसी खर्चे या किसी इनकम को उस वक्त बुक करना है जब पैसे आ जाएंगे। ठीक है जी। और इसके मुकाबले में आपने एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कब करनी है कि जब कोई चीज़ आपकी पेएबल या रिसीवेबल बन गई, यानी वाजिबुल अदा हो गया। ठीक है। जून का जो बिल होता है ना वो आता है जुलाई के महीने में। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं 30 जून की बैठ के 10 जुलाई को, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एक ऐसा खर्चा ऐड कर लेते हैं बिजली के बिल का जो हमें 10 तारीख को पता लगता है। हम कहते हैं कि जी ये खर्चा हमारा एक्सपेंस जो है वो एक तरफ आ जाएगा और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ हमारी आ जाएगी वो एक्सपेंस का पेएबल। हमने कैश नहीं पे किया, और जब हम एक्चुअली कैश पे करेंगे 15 तारीख को या 16 तारीख को, तो हम क्या कर देंगे जी, उसमें से माइनस कर देंगे उन चीज़ों को, यानी अपने पेएबल को ख़त्म कर देंगे और हमारा कैश जो है वो चला जाएगा हमारे पास से। तो ये अकाउंटिंग अक्रूवल के अंदर क्या होता है कि आप किसी खर्चे को उस वक्त बुक करते हैं, अगर हम लॉ की बात करें, व्हेन इट इज़ इनकर्ड, यानी जब वो आपको पता लग गया कि यार ये खर्चा मेरे पेटे पड़ गया, चाहे आपने पे किया है या नहीं किया। और आपने किसी इनकम को उस वक्त बुक करना है जब आपने अपना काम कर दिया और सामान उठवा दिया, अभी पैसे नहीं भी आए तो आपने बुक कर लिया। इसे एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं कि आपने फाइनेंशियल पीरियड, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 6 माह हो, चाहे क्वार्टरली हो, आपने उस पीरियड के तमाम खर्चों और तमाम आमदनी को लेना है। चाहे वो पेमेंट को नहीं देखना कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई। जिस दिन आमदनी आपको यकीन हो गया कि अब ये पैसे मिलने हैं या मैंने सर्विस जो करनी थी वो दे चुका हूँ, तो उस दिन आप उसको बुक कर लेंगे। इसी तरह खर्चे को कर लेंगे। एक की आमदनी दूसरे का खर्चा होता है, ये भी आप समझते हैं।
अच्छा जी, रिकॉर्ड कितने साल का बनाना है? रिकॉर्ड देखें, आपको जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर 5 साल की प्रोसीडिंग खोली जा सकती है, या ज़्यादा छठे साल की, तो 6 साल रिकॉर्ड रिटेन कर लें। 7वें साल इनकम टैक्स सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज आपको रिक्वायर नहीं करता। बाकी कुछ कंपनीज एक्ट है वो कहते हैं जी 10 साल जो है वो कंपनी जो है वो रिटेन करे। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 25 साल की लिमिट लगाता है। तो डिपेंड करता है कि अब ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं। अगर हम इनकम टैक्स सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में देखेंगे तो 6 साल अपना रिकॉर्ड संभाल के रखें। अगर कोई साल जो है वो कोर्ट्स में चला गया है, सब जुडिस हो गया, 2008-9 हो गया था, तो वो आप फिर जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी वो बीच में से पीरियड काउंट नहीं होगा 6 साल का, तो वो आपने रिकॉर्ड रखना है उसके लिए। अच्छा, आगे क्या है जी, और आउट के लिए कितने साल, ऑडिट के लिए कितने साल का रिकॉर्ड ले सकते हैं? ऑडिट के लिए हम पढ़ चुके हुए हैं, सेक्शन 122 को भी पढ़ा है, सेक्शन 11 को भी पढ़ा है कि वो 5 साल तक खोल सकते हैं। ऑडिट के लिए भी वही पीरियड ही है 122 के ऑर्डरों वाला। प्रोविंशियल टैक्सेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोविंशियल टैक्सेस जी बेशुमार किस्म के हैं। प्रोविंशियल टैक्सेस जो हैं वो आप सीवीटी पे करते हैं, आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। प्रोविंशियल टैक्सेस आप जो हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के घर के प्रॉपर्टी टैक्स को पे करते हैं, आप टोल टैक्स पे करते हैं। आप उठा के देख लेना, दुनिया में आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 57 से 58 टैक्सेस हैं जो एप्लीकेबल हैं। गाड़ी का टोकन टैक्स पे करते हैं आप, ठीक है। तो इतनी तरह के टैक्सेस हैं कि आप ये प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ही लेती है सूबाई जो है इसको भी। तो बहुत सारी किस्म के हैं, एग्जांपल दे दें 10-12 किस्म की। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है जी। लोकल टैक्सेस क्या हैं? लोकल गवर्नमेंट भी कई तरह तरह के टैक्सेस लेती है ना। ये मंडियों से टैक्सेस ले रहे होते हैं। ये मंडी में जानवर लेके जाना है, बाहर लेके आना है, वो ठेके पे दिया होता है लेकिन उनसे वो पैसा उठा लेते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के भी तरह तरह के टैक्सेस हैं। ये जो छोटी छोटी वो आपके यूनियन काउंसिल की तरह तरह की फ़ीसें होती हैं कि जी ये रजिस्ट्रेशन कराने की, ये वो सारा कुछ भी उनके रेवेन्यूज और टैक्सेस से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। अच्छा जी, someone want to join? Very late. I don't want to join anymore. अच्छा जी, क्या है जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपकी आमदनी पर डायरेक्ट लगाए जाएँ। चाहे वो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स है पंजाब के अंदर मिसाल के तौर पे, इस तरह दीगर सूबों में भी होगा। और वो 1997 का है पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट 1997 का। तो उसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स है, दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स। आपकी आमदनी जो है सैलरी के ऊपर, आपकी बिजनेस के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर, आपके कैपिटल गेन्स, आपकी तमाम अदर सोर्सेज मीन यानी कुछ भी यार हो जाए, उस तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो वो आपकी जो डायरेक्ट आमदनी के ऊपर टैक्स है वो टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होगा। और जो इनडायरेक्टली आपके ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है एंड कंज्यूमर के ऊपर थ्रू सप्लाई चेन के, वो असल में पहले ज़िम्मेदारी जमा कराने की मैन्युफैक्चरर की होती है, फिर वो उसका कुछ हिस्सा कलेक्ट कर लेता है सप्लाई करते हुए। और इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स वाली जो गेम्स हम क्लास में डिस्कस कर चुके हुए हैं, वो बेसिकली टैक्स घूमता फिरता आके एंड पे देना किसको पड़ता है? जिसने एंड पे साबुन से नहाना है या शैम्पू करने हैं अगर बाल हों उसके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मूव ऑन करें तो टैक्स इवेजन और टैक्स इवेजन क्या होती है जी? टैक्स चोरी को टैक्स इवेजन कहते हैं। जो आपने इलीगली क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करके टैक्स को आपने बचाने की कोशिश की है, तो दैट इज़ टैक्स इवेजन। रिकवरी मेथड्स ऑफ टैक्स, अब अगर ये इनकम टैक्स की बात है तो और बात है, सेल्स टैक्स की तो और है, लेकिन बुनियादी बात समझ लें। किसी भी टैक्स पेयर के को आप एक नोटिस देंगे, अगर वो आपको टैक्स जमा करा देता है वॉलंटरली तो वेल एंड गुड, नहीं कराता आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उससे पैसे ले सकते हैं। उसकी गाड़ी, घर, बंगला जो भी आपको समझ आए आप उसको अटैच कर लेंगे, तालाबंदी कर सकते हैं, कंट्रोल उसका ले लेंगे, किराया शराया लेना शुरू कर देंगे अगर किसी को किराए पे दुकान दी हुई है, और वहाँ से आप रिकवरी शुरू कर देंगे। एक और रिकवरी मेथड होता है कि अगर आपके बिहाफ पे किसी के पास कोई पैसे हैं, अब आमतौर पे उसको हम सिर्फ बैंक समझते हैं, लेकिन बैंक नहीं, आपका कस्टमर भी अगर कोई है और उसने आपके पैसे देने हैं और हमें पता लग जाता है। हमने एक दफ़ा क्या किया था, एक टीवी चैनल था, तो हमने उस टीवी चैनल को क्या किया कि पाक सेट जो है ना, वो पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो इन तमाम टीवी चैनल्स को ये इख्तियार देता है कि भाईजान सेटेलाइट के थ्रू आप जो है ना अपना सिग्नल छोड़ दें इधर हवा में। तो पाक साइड जो है वो रोज़ाना का 25-26 लाख रुपया का बिल उनको देता था। वो एक हफ्ते बाद उसको पेमेंट कर देते थे। वो 26 लाख रुपया जो था होता था ना, वो 7-8 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए के करीब कीमत बन जाती थी, अमाउंट बन जाती थी। 2 करोड़ की पेमेंट करनी होती थी। हमने 1 करोड़ रुपया रिकवर करना था, हमने पाक साइड को लेटर लिख दिया कि ये जो पैसे देगा ना आपको,
हमने उसका चैनल को लेटर लिख दिया कि पाक सेट को जो पैसे देने हैं पाक सेट को नहीं देने, हमें देने हैं, क्योंकि उसने हमारे देने हैं। वो फिर बहरहाल लड़ाई पड़ी, जो भी हुआ। पाक सेट भी किन लोगों के इख्तियार में है, वो यू मस्ट नो, अगर आपको नहीं पता तो देख लें, जाके सर्च कर लें। तो वो बहरहाल लड़ाई झगड़ा पड़ा रहा, बाद में मसला सेटल